हेलो गाइस, दिस इज़ अमृता मिश्रा और मैं आज जो हमारा चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, उसका एक तरीके से माइंड मैप कह लो, या ये कि जो भी चैप्टर में है इम्पॉर्टेंट चीज़ें उसको मैं ऑरली एक तरीके से बोलूँगी। एंड आप इसको सुन रहे हो तो आप इसमें गलती बता सकते हो मेरी कि मैंने क्या गलत बोला है या फिर मैंने क्या मिस कर दिया है, ये चीज़ बता सकते हो ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ। और अगर किसी को सही लगता है और मैं अच्छे से बताती हूँ तो फिर वो मतलब एक तरीके से रिवाइज भी कर सकता है इसका यूज़ करके। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर। सबसे पहले द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में ही समझ आ रहा है कि हम लिविंग वर्ल्ड की चीज़ों के बारे में बात करेंगे और लिविंग वर्ल्ड में भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सबसे पहले हम अगर हैबिटेट के ऊपर आए कि वो कहाँ कहाँ रहते हैं, तो बहुत ही डीप ओशियंस में भी रहते हैं, एयर में भी रहते हैं, सॉइल में भी रहते हैं, और बहुत गर्म जगहों पर, बहुत ठंडी जगहों पे, हर जगह पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं या नॉन लिविंग कैसे होते हैं, हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स या कह सकते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं जिसके अकॉर्डिंग हम लिविंग और नॉन लिविंग में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आता है ग्रोथ। ग्रोथ अगर देखा जाए तो दोनों में होती है, लिविंग में भी और नॉन लिविंग में भी। नॉन लिविंग चीज़ों में ऊपर ऊपर से चीज़ें इकट्ठी होती रहती है और उनके अंदर ग्रोथ हो जाती है। पर अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखें तो उनके अंदर इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है, एक्सट्रिंसिक भी होती है, बट बाहर से चीज़ें इकट्ठी नहीं होती हैं, अंदर से ग्रोथ होती है। और अगर देखा जाए प्लांट्स और एनिमल्स में, तो प्लांट्स में जो ग्रोथ होता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए सेल डिवीजन लेते हैं, तो सेल डिवीजन जो होता है प्लांट्स में उनकी लाइफ टाइम होता रहता है, और एनिमल्स में एक सर्टेन एज तक सेल डिवीजन होता है। क्योंकि देखा होगा आपने, हमेशा एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स लंबे तो नहीं होते रहते हैं, एक पर्टिकुलर हाइट होती है, उस हाइट तक वो रीच कर जाते हैं, इतना ही होता है। पर पेड़ या पौधे जो होते हैं वो बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और अगर देखा जाए जो छोटे छोटे जीव होते हैं, यानी यूनिसेलुलर एल्गी हो गई, या फिर अमीबा नहीं, यूनिसेलुलर एल्गी, जैसे कि यूनिसेलुलर एल्गी हो गई, बैक्टीरिया हो गए, इनमें जो ग्रोथ होती है वो सिनोनिमस होती है रिप्रोडक्शन के। उनके अंदर जो ग्रोथ है वही रिप्रोडक्शन है, क्योंकि वो डिवाइड करके नंबर्स भी इंक्रीज करते हैं और साथ में रिप्रोडक्शन भी करते हैं। तो हम ग्रोथ इज इक्वल्स टू रिप्रोडक्शन मानते हैं इन लोअर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारे पास दूसरा अभी इसके बाद नहीं, पहले इसी को देख लेते हैं। इसमें जो ग्रोथ है इसको दो तरीके से हम देखते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एक होते हैं हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानते हैं और एक मानते हैं कैरेक्टरिस्टिक है। तो क्या लगता है आपको कि ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या कैरेक्टरिस्टिक है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो होती है जो प्रॉपरली डिफाइन करती हो उस पर्टिकुलर चीज़ को, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करती हो। पर ऐसा नहीं है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मतलब ग्रोथ कह सकते हैं एक तरीके से नॉन लिविंग भी ग्रो कर रही हैं, तो नॉन लिविंग लिविंग नहीं बन जाएंगी ना, तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। पर वहीं पे अगर देखा जाए रिप्रोडक्शन को, तो रिप्रोडक्शन में भी क्या रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है? सबसे पहले तो रिप्रोडक्शन होता क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें अपनी नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस किया जाता है ना। तो अब मतलब प्रोजेनी बनाई जाती है, ये कह सकते हैं। तो जो रिप्रोडक्शन होता है कुछ में असेक्सुअल तरीके से होता है, कुछ में सेक्सुअल तरीके से होता है, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो असेक्सुअल में भी, जैसे बर्डिंग हो गया है ना, रीजनरेशन हो गया, इसके बाद फ्रेगमेंटेशन हो गया, अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे कि ईस्ट और हाइड्रा में बर्डिंग होती है। फिर इसके अलावा ट्रू रीजनरेशन प्लनीरिया में हो जाता है, और फ्रेगमेंटेशन स्पायरोगायरा में हो जाता है। ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सारे के सारे ह्यूमन बींग्स और कुछ एनिमल्स करते हैं, और भी कुछ जीव करते हैं। फिर इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं, बट अगर देखा जाए कि रिप्रोडक्शन है, अब कुछ इनफर्टाइल कपल्स होते हैं, म्यूल्स होते हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो क्या हम ये कह देंगे कि वो नॉन लिविंग है? नहीं, वो फिर भी लिविंग होते हैं, है ना। ऐसे ही अगर देखा जाए कि एक और पॉइंट था, मिस हो गया, कौन सा था? हम्म, भूल गई। ओके, याद आएगा तो बता दूंगी। तो इनफर्टाइल कपल होता है, और क्या, हाँ, म्यूल्स। तो ये नॉन लिविंग तो नहीं होते हैं, लिविंग होते हैं। तो हम इस वजह से रिप्रोडक्शन को भी लिविंग प्रॉपर्टी, सॉरी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानते हैं। हम इसको भी क्या मानते हैं?
कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी मानते हैं एक लिविंग सिस्टम की, ठीक है। और हाँ, जो पॉइंट मिस हो गया वो वही पॉइंट था जो मैंने बताया था कि जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होती है वो सिनोनिमस होती है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो होती है मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, यानी एक तरीके से जो लिविंग रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रही है उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में जितने भी ब्रेक डाउन्स होते हैं, यानी कोई केमिकल कंपाउंड ब्रेक होके हमारी बॉडी में छोटी यूनिट्स में कन्वर्ट हो रहा है। और एक होता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में ये कह सकते हैं कि कुछ छोटे छोटे यूनिट से सिंथेसिस होके कुछ नया बड़ा कंपाउंड बन रहा है, तो वो होता है हमारा एनाबॉलिज्म, जिसमें सिंथेसिस होता है। तो ये दोनों की दोनों हो गई। इसके अलावा कोई भी रिएक्शन हो रहा है हमारी बॉडी में, उन सभी रिएक्शंस के सम को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर मेटाबॉलिज्म ज़रूर होता है, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शंस होती रहती है, क्योंकि विदाउट केमिकल रिएक्शंस वो अपने फूड को डाइजेस्ट कैसे करेंगे, उनके अंदर केमिकल्स का फ्लो कैसे होगा, है ना, अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो हर एक जीव के अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। तो इसीलिए जो मेटाबॉलिज्म है उसको हम लिविंग सिस्टम की एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानते हैं, और जो चीज़ें प्रॉपरली डिफाइन नहीं करती उनको हम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी मानते हैं। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। अब बात आती है कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म आता है, तो अगर हम एक लिविंग सेल को टेस्ट ट्यूब में रख लेते हैं, है ना, तो अब उसमें, या फिर मान लो कि एक टेस्ट ट्यूब है, हमने उसमें एक रिएक्शन हो रही है जो कि लिविंग रिएक्शन, तो हम क्या उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं? नहीं, हम उसको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते, पर हाँ, हम उसको एक लिविंग रिएक्शन ज़रूर कह सकते हैं, इसलिए वो लिविंग है। तो मेटाबॉलिज्म जो है वो सारी सभी के सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग सिस्टम है उसको डिफाइन करता है, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। फिर इसके बाद आता है एबिलिटी टू सेंस, यानी कि कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस सभी जीवों के अंदर होती है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर उनके जो आसपास की सराउंडिंग होती है उसको लेके कॉन्शियसनेस होती है। आपने छुई मुई का पौधे के बारे में सुना होगा, या फिर टच मी नॉट प्लांट कहते हैं उसको। तो उस पौधे में क्या होता है, अगर उसके पास उसे सेंसेशन महसूस होती है और हम उसे टच करते हैं तो फिर वो मुरझाना शुरू कर देता है। तो उसी तरीके से और भी जीव जंतु, जैसे कि अगर नॉर्मल पेड़ पौधे की बात करें हम, तो वो लाइट के अकॉर्डिंग, एयर के अकॉर्डिंग, वाटर के अकॉर्डिंग अपना ग्रोथ करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे ही कुछ बर्ड्स या कुछ एनिमल्स होते हैं जो सीजनल ब्रीडिंग करते हैं, तो ये हमारे आसपास के मतलब जो सराउंडिंग है उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उसको सेंस कर सकते हैं, तभी तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और मतलब सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबके सब कॉन्शियस होते हैं, सबके सब अपने आसपास को फील कर सकते हैं, जान सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा जो कहते हैं सबसे ज़्यादा अवेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म में आता है वो होते हैं ह्यूमन बींग्स, जो कि सेल्फ अवेयर भी होते हैं, उनके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस भी होता है। तो इसलिए कॉन्शियसनेस को भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी माना जाता है लिविंग सिस्टम का। और इसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जो कोमा पेशेंट होते हैं वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, क्योंकि कुछ कोमा पेशेंट होते हैं जो कभी अपनी लाइफ में वापस नहीं आ पाते हैं, वो ब्रेन डेड ही रहते हैं। और कुछ कोमा पेशेंट होते हैं जो एक हफ्ते, एक महीने या 2-3 साल बाद या कुछ सालों के अंदर वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। तो हम ये चीज़ प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, क्योंकि वो ब्रेन डेड होते हैं और उनका जो लंग्स, हार्ट है वो एक मशीन द्वारा रिप्लेस करके मतलब बॉडी को जिंदा रखा जाता है, इस तरीके से किया जाता है। तो हम लिविंग या नॉन लिविंग किस में डिस्ट्रीब्यूट करें या किस में क्लासीफाई करें, उस चीज़ को हम नहीं कर पा मतलब ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं। फिर इसके बाद आता है बायोडाइवर्सिटी। हमारी जो अर्थ है, सबसे पहले समझते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी हम कह सकते हैं कि किस रेंज से किस रेंज तक के मतलब टाइप ऑफ स्पीशीज़ एग्जिस्ट ऑन अर्थ, हम कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल स्पीशीज़ जितनी भी टाइप ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती है अर्थ पे, वो हमारी अर्थ की बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। तो बायोडाइवर्सिटी का जो रेंज है, हमारी अर्थ की बायोडाइवर्सिटी अगर क्या है पूछा जाए, तो उसमें आंसर 1.7 to 1.8 मिलियन हमारी अर्थ की बायोडाइवर्सिटी, यानी इतने टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमारी अर्थ पे अभी तक पाए गए हैं। अभी भी डिस्कवरी चल रही है और नए नए ऑर्गेनिजम्स मिलते रहते हैं। इसके अलावा कुछ टर्म्स आती हैं जिसमें हम सबसे पहले आते हैं किसके, आइडेंटिफिकेशन पे। आइडेंटिफिकेशन क्या आता है? आइडेंटिफिकेशन से पहले समझ लेते हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या होता है? बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म को पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना चाहे उसके लिए हम उसका नॉमेनक्लेचर कहते हैं, यानी कि एक ऐसा नाम देना जो हर जगह उसी नाम को यूज़ किया जाए, यानी सेम नेम
ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में हर जगह उसी नाम को यूज़ किया जाए, तो उसके लिए हम नोमेनक्लेचर करते हैं हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। नोमेनक्लेचर में सबसे पहले आता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर, जो कि कार्लस लीनियस ने दिया था। और उसमें दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले एक होता है, दो वर्ड होते हैं। पहला वर्ड होता है जीनस, जो कि जेनेरिक नेम कहते हैं, जो कि जीनस को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा होता है स्पीशीज़, यानी स्पेसिफिक एपिथेट, जो कि स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो दोनों नाम हैं, जब भी आप इसको प्रिंटेड देखोगे यानी बुक्स में लिखा हुआ देखोगे, तो ये इटैलिक्स में लिखे हुए होते हैं। और अगर आप अपने हाथों से लिख रहे हो या नोटबुक में लिख रहे हो, तो आपको सेपरेटली उसको अंडरलाइन करके लिखना होता है। और जो फर्स्ट वर्ड होता है, उसका जो पहला अल्फ़ाबेट होता है उसे कैपिटल लिखते हैं। और जो सेकंड वर्ड होता है, यानी जो हमारा स्पेसिफिक एपिथेट होता है, उसका अल्फ़ाबेट स्मॉल रखा जाता है। तो ये रूल्स होता है नोमेनक्लेचर को लिखने के। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंगो की बात करें, तो मैंगो का नोमेनक्लेचर होता है, या बायोलॉजिकल नेम कह सकते हैं, वो होता है मैंगीफेरा इंडिका। अब मैंगीफेरा जो वर्ड है वो उसका जेनेरिक नेम है, और जो इंडिका है वो उसका स्पेसिफिक एपिथेट है। तो और इसके आगे कई बार हम ऑथर का भी नाम लिखते हैं, तो जो ऑथर है वो उसके लिए आ जाता है मैंगीफेरा इंडिका लिन। ठीक है। अब मैंगीफेरा इंडिका है, तो मैंगीफेरा में एम कैपिटल होगा, इंडिका का आई छोटा होगा, उसको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। और जो ऑथर का नेम है उसको अंडरलाइन नहीं किया जाता है। ये तो हो गया हमारा बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इसके बाद हम नोमेनक्लेचर कब कर सकते हैं? जब हम पहले किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकें, है ना। तो अगर हमें कोई नया ऑर्गेनिज्म मिला है, तो पहले हम देखेंगे कि उसके कौन कौन से जीव से क्या क्या कैरेक्टर मिल रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या फीचर नहीं है। तो इस प्रोसेस को हम आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। अब आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर ठीक है, पर ये सब करना क्यों है? क्लासिफिकेशन के लिए। अब क्लासिफिकेशन क्यों करना है? क्लासिफिकेशन इसलिए करना है क्योंकि हम हर एक एनिमल को या हर एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्लासिफिकेशन यानी कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, जिससे हम ये समझ सके कि ग्रुप्स में डिवाइड कैसे करते हैं। पहले तो हम जो इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होते हैं उसके बेसिस पे, यानी रिप्रोडक्शन कैसे होता है, या फिर इनका एक तरीके से न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं ये, है ना, या फिर बॉडी स्ट्रक्चर कैसे, और भी अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो उसके बेसिस पे हम इनको क्लासीफाई कर देते हैं इन डिफरेंट ग्रुप्स, ताकि हम उनको आसानी से स्टडी कर सकें। तो हर एक जीव को एक एक करके पर्टिकुलरली स्टडी ना करने से बेहतर है कि हम उनके पूरे ग्रुप को स्टडी करें। तो स्टडीज़ को या उनके ऊपर जो रिसर्च करनी है उन चीज़ों को ईजी बनाने के लिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। अब आता है क्लासिफिकेशन के बाद टेक्सोनॉमिकल हेरारकी। टेक्सोनॉमिकल हेरारकी क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं कि टेक्सा क्या होता है। जैसे मैं बोल रही हूँ डॉग, कैट, ह्यूमन, मैमल, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अलग अलग लेवल पे टेक्सा कहलाती हैं, यानी एक तरीके से कैटेगरी। ठीक है। तो कैटेगरी हैं। अब ये अलग अलग लेवल पे क्यों है? क्योंकि अगर देखा जाए, डॉग एक मैमल है और ह्यूमन भी एक मैमल है, पर ह्यूमन और डॉग भी थोड़े अलग हैं। तो ये इसीलिए अलग अलग कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले कौन कौन सी हमारी टेक्सोनॉमिकल हायरार्की है, उसमें उसके लिए आप याद रखने के लिए एक मतलब एक तो आप है सीधे सीधे याद रख लो, है ना। सीधे सीधे याद रखने के लिए है, और या फिर दूसरा है कि आप एक्रोनिम वगैरह बना के याद रख लो। तो उसके लिए आता है कीप पॉट्स क्लीन, जो कि मैंने यूट्यूब से ही सीखा था। मैं अनअकैडमी से पढ़ रही थी, तभी मैंने सीखा था। तो कीप पॉट्स क्लीन के लिए के फॉर किंगडम, कीप, के फॉर किंगडम, के फॉर कीप किंगडम, फिर पॉट्स यानी फाइलम, ठीक है, और क्लीन यानी क्लास, फिर उसके बाद कीप पॉट्स क्लीन और ऑर्डर, फैमिली, फैमिली तो फैमिली आ गया, गेट्स यानी जीनस, और सिक यानी स्पीशीज। ठीक है। तो आप ध्यान रखना, किंगडम, फाइलम, ठीक है, फिर उसके बाद किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज़। इस तरीके से हमें ये हायरार्की याद रखनी होती है। और इसके बाद अब देखो, सबसे पहले अगर स्पीशीज़ को पूछा जाए कि स्पीशीज़ होती क्या है, स्पीशीज़ हम कह सकते हैं कि ऐसे इंडिविजुअल जिनमें फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ होती है। तो वो सबसे छोटा ग्रुप होता है जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है। और इसमें जैसे अगर मैं बताऊँ, सोलेनम ट्यूबरोसम, जो कि हम पोटैटो को कहते हैं, है ना, सोलेनम
नाइग्राम करके एक होता है, ठीक है। और ऐसे ही पैंथेरा लियो यानी लायन को कहा जाता है, पैंथेरा पार्डस यानी लेपर्ड को कहा जाता है। तो आप देख रहे हो इन सब में पहले तो सोलेनम सोलेनम आ रहा है, जो कि पहला वर्ड होता है क्या होता है, जीनस को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा वर्ड क्या है, सोलेनम ट्यूबरोसम पैंथेरा लियो। तो ट्यूबरोसम और लियो जो स्पेसिफिक एपिथेट है। तो ये जो नाम मैंने पूरे लिए ये क्या है, स्पीशीज़ हैं अलग अलग, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारे पास जीनस। जीनस क्या होता है, जीनस हम ये कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ स्पीशीज इज नोन एज जीनस, जिसमें थोड़े से और कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है जो कि थोड़े हायर लेवल पे होते हैं, जो उनको अलग भी रख सकते हैं या फिर थोड़े कॉमन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जीनस में हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ, बेसिकली ग्रुप ऑफ स्पीशीज जो कि जीनस है ना। तो जीनस, अब जीनस में अगर एग्जांपल दो, जैसे मैंने अभी बोला सोलेनम ट्यूबरोसम या फिर पैंथेरा लियो। तो पैंथेरा ये क्या है, एक तरीके से हमारा जीनस है, और सोलेनम वो भी क्या है हमारा एक जीनस, ठीक है। तो हमारा क्या क्या हो गया, स्पीशीज हो गया, फिर जीनस हो गया। स्पीशीज और जीनस के बाद हमारे पास क्या था, फैमिली, ठीक है। तो फैमिली में क्या आता है, फैमिली में देखो फैमिली कह सकते हैं हम बेसिकली, मतलब आप जब ये पढ़ोगे ना तो मतलब ग्रुप के अंदर ग्रुप, ग्रुप के अंदर ग्रुप ऐसे आता रहेगा। तो जैसे मैंने अभी बोला स्पीशीज़ क्या है, एक इंडिविजुअल जो कि फंडामेंटली सिमिलर है। फिर इसके बाद जीनस हमारा ग्रुप ऑफ स्पीसीज़ हो गया। फिर ऐसे ही अब फैमिली क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ जीनस, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ जीनस अब जैसे कि हमारा पैंथेरा लियो है ना, और भी अलग अलग होते हैं, उनको मिला के मतलब कुछ कैट्स होती हैं, उनको मिला के हमारी फैमिली फैलिडे बन जाती है, ठीक है। ऐसी हमारी कैनिडी फैमिली होती है ना। और इसके बाद और भी अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो ये हमारी कुछ एग्जांपल्स थे किसके, फैमिलीज़ के। फिर इसके बाद फैमिली के बाद क्या आएगा, ऑर्डर। ऑर्डर को हम कह सकते हैं कि एक तरीके से ग्रुप ऑफ फैमिलीज़। तो अगर जैसे ऑर्डर की बात करें तो उसमें हमारे पास प्राइमेट आ जाता है, जिसमें मंकी गोरिल्ला ये सब कुछ आते हैं। और कार्निवोरा आ जाता है, इसमें हमारी फैलिडे और कैनिडे फैमिली आ जाती है, ठीक है। अब ऑर्डर के बाद क्या आता है, ऑर्डर के बाद क्या आता है, फाइलम, ठीक है। नहीं, सॉरी, क्लास आता है ना, क्लास। तो क्लास में अगर हम देखा जाए तो क्लास में जैसे हमारा आता है मेमेलिया। मेमेलिया हमारा एक क्लास है जिसमें कि हमारे पास कार्निवोरा, और कार्निवोरा के अलावा प्राइमेटा ये सब आ जाता है, ठीक है। क्लास के बाद, अच्छा क्लास क्या होता है, क्लास बेसिकली ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है। और फिर उसके बाद क्लास के बाद क्या था, फाइलम। अब देखो फाइलम होता है बेसिकली एनिमल्स के लिए यूज़ है ना। तो जितने भी एनिमल्स वगैरह हैं उनके लिए फाइलम यूज़ होता है। और उसके अलावा जो आता है हमारे पास डिवीजन, जो कि ओनली प्लांट्स के लिए यूज़ होता है। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो हम उस पर डिवीजन टर्म यूज़ करते हैं। अगर हम एनिमल्स की या अदर किसी चीज़ की बात करें तो हम उस टाइम पे फाइलम यूज़ करते हैं, और डिवीजन किसके लिए, प्लांट्स के लिए, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें फाइलम, तो फाइलम में हम ये देख लेते हैं कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या नहीं है प्रेजेंट, ठीक है। और न्यूरल सिस्टम वगैरह ये सब देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आ जाता है। और इसमें फाइलम में मेनली आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे, भी पूरा प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, बहुत सारे फाइलम देखोगे आप, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा सबसे हायर कैटेगरी जो कि है किंगडम। किंगडम में सबसे बड़े बड़े दो दो किंगडम जानते हो आप, मोनेरा, सॉरी मोनेरा तो अलग है, वो तो छोटा है, बट कह सकते हैं कि एनिमेलिया और प्लांटे, जो कि हमारे किंगडम में, एनिमेलिया में सारे के सारे एनिमल्स आ जाते हैं, प्लांटे में सारे के सारे प्लांट स्पीशीज़ आ जाती हैं, और मतलब सारे के सारे प्लांट आ जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा सबसे हायर कैटेगरी। अगर अब देखते हैं, अब देखो आपके पास ना क्वेश्चंस कैसे आता है कि अगर हम हायर द कैटेगरी जाएँ, हायर द टेक्सोनोमिक कैटेगरी जाएँ, लोअर द टेक्सोनोमिक, हायर का मतलब है कि स्पीशीज़ से जीनस, जीनस से फैमिली ऐसे करके जा रहे हो, और ऐसे मतलब किंगडम से फाइलम, फाइलम से क्लास ऐसे आ रहे हो, तो ये हमारा लोअर द कैटेगरी होता है। तो जितना ज़्यादा हम हायर जाते हैं उतना ज़्यादा हमें डिफ़िकल्टी होती है रिलेशनशिप कॉमन रिलेशनशिप ढूंढने में, ठीक है, इन बिटवीन द पर्टिकुलर इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और अगर आप लोअर द कैटेगरी होते हो तो ज़्यादा उतने ही ज़्यादा मोर कॉमन कैरेक्टर्स मिलती है, सिमिलैरिटीज़ मिलती हैं। और जितना ज़्यादा आप हायर जाते हो उतने ही कम कॉमन कैरेक्टर्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट्स आप याद रखना। इसके अलावा इस चैप्टर में हमारे पास पहले अभी सिलेबस रिड्यूस हो गया जैसा कि आप सभी को पता है। तो पहले हमसे पूछा जाता है था कि मतलब टेक्सोनॉमिकल एड्स एक टॉपिक है जिसमें हर्बेरियम, जूलॉजिकल पार्ट्स, बोटानिकल गार्डन, इन सब के बारे में आता था। इसमें भी मतलब कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती थी,
जो कि सबसे छोटा चैप्टर मुझे मतलब मुझे क्या लगता है ही सबसे छोटा चैप्टर ये हमारे बायोलॉजी का। तो अब वो हट चुका है टेक्सोनॉमिकल एड्स वाला, बस टेक्सोनॉमिक हायरार्की तक ही आ रहा है हमारे सिलेबस में। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और आपका वीडियो में जो भी कमी लगी हो आप बता सकते हो, और मतलब वीडियो में नहीं मेनली, मतलब जो मैंने बोला उसमें मैंने जो भी गलती की, गलती तो हो सकता है मैंने की होगी, हाँ मुझे लगता है क्योंकि मैंने की होगी, तो जो भी मैंने गलती की होगी आप उसे पॉइंट आउट कर सकते हो। और अगर मैंने सही किया है तो मतलब आई होप ये आपको सही लगे वीडियो और आपको आपके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। थैंक यू। और एक तरीके से ये मेरा टेस्ट था, मतलब मैं बेसिकली जब याद कर लेती हूँ तो खुद को मतलब मुझे लगा कि रिवाइज़ कर रही हूँ तो थोड़ा सा मतलब क्रिएटिव टाइप का कुछ करता है, तो मैंने इसलिए वीडियो भी बना ली और चैनल पे डाल भी दूँगी, ठीक है। हैव अ गुड डे ऑल ऑफ़ यू, बाय।